नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम लास्ट टाइम बातें कर रहे थे स्प्रिंग और उससे कनेक्टेड दो ब्लॉक के ऊपर पीएचडी कर रहे थे। टाइप वैरायटी 1 के सवाल किए थे, वैरायटी 2 पे इस तरह के सवाल थे, काफी अच्छे किस्म के सवाल कि एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक लगे हुए हैं और फिर ग्राउंड की फ्रेम में अगर देखा जाए तो दोनों ब्लॉक जो है एचएसएम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास खुद इधर चल रहा है। इस तरह के कुछ सवाल और आपसे पूछा जाएगी ब्लॉक की मैक्सिमम या मिनिमम रफ्तार जो है वो ग्राउंड से कितनी दिखाई देगी। इस तरह का सवाल हम लास्ट में जाते जाते देख रहे थे। तो वैसे ही सवाल से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक और वैरायटी के सवाल एक दो देखते हैं, फिर ये स्प्रिंग और ब्लॉक का खेला जो है यहाँ खत्म हो जाएगा। अपन बातें शुरू करेंगे इम्पल्स के बारे में। तो जो लास्ट टाइम वाला सवाल था उसका सिमिलर एक सवाल लेते हैं, हालांकि वो आपके भेजे में उतरा होगा, थोड़ा सा उसमें एचएसएम का नॉलेज अपने को चाहिए होगा। मान लो कि मैं एक सवाल लूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है, कितना मास रख लें इसका, मान लो कि ये 3 kg का है। कितने kg का है? 3 kg का है। और स्प्रिंग से मैंने एक और ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। ये वाला ब्लॉक है मेरे लिए 2 kg का। कितने kg का? 2 kg का। ये धरातल पे रखे हुए हैं, ये इस स्मूथ धरातल पे रखे हुए हैं। कैसी धरातल पे रखे हुए हैं? स्मूथ धरातल पे रखे हुए हैं। स्मूथ धरातल पे रखे हुए हैं भाई साहब। सरफेस कैसा है इनका? सरफेस हमारे लिए है स्मूथ। बहुत बढ़िया भाई साहब। और अब मैंने क्या किया, इसका के मान लो आपको दे दिया कितना, 100 न्यूटन पर मीटर। और मैंने मान लो कि इसको रफ्तार दे दिया इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको रफ्तार मैंने मान लो कि इधर की तरफ दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आपसे पूछा फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अब जैसा ऐसे बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों की स्पीड आपको मैक्सिमम और मिनिमम पूछा गया है। अच्छा, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। क्या करिएगा आप, पहले आपको सेंटर ऑफ मास की रफ्तार निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या कर रहे हैं, एचएसएम कर रहे हैं। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास खुद उधर जा रहा है, तो ये ऐसा ऐसा हो जा रहा है। कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है वो पता करते हैं। सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या होगी, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। तो इधर को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, इधर को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10 + 3 × -5 डिवाइडेड बाई टोटल मास है अपना 5, तो 20 - 15 5/5 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यहाँ पे है आपका सेंटर ऑफ मास, ये है आपका सेंटर ऑफ मास जो इधर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब हमारे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, यानी सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं बैठ जाऊं, यानी कि अगर मैं खुद कैसे जा रहा हूं इधर 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सेंटर ऑफ मास, मुझे ये वाला जो ब्लॉक है t = 0 पे इनिशियली उसकी रफ्तार क्या लगेगी, ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है इसकी इनिशियली रफ्तार क्या लगेगी मुझे, 10 - 1। मैंने अपनी रफ्तार को उल्टा करके दूंगा तो इधर की तरफ क्या रह जाएगी, 10, और ये उल्टा करके दिया 1, तो नेट क्या हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। और 3 kg वाले के साथ क्या होगा, 3 kg वाले की उधर की तरफ 5 है, उधर की तरफ 5 है, तो एक मैंने उल्टा करके दिया तो इधर की तरफ क्या लगेगी, 6 लगेगी। अब मुझे क्या लगेगा कि मैं तो रुका हुआ, मुझे क्या लगेगा, मैं तो भाई साहब रुका हुआ हूं, क्योंकि अपन तो सेंटर ऑफ मास पे बैठे, तो हमें थोड़े पता है कि हम 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। बस मुझे ये लगेगा कि ये जो है स्प्रिंग कनेक्ट हो रखी है ऐसे, यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट हो रखी है। शुरू में t = 0 पे स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं है, और फिर वो उधर की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, तो वो रुकेगा कुछ दूर जाके, और फिर वो ऐसे करता रहेगा, एचएसएम करता रहेगा, है ना। थोड़ा सा अगर आप 13 के विद्यार्थी तो आप मस्त फील आएगी, 11वीं के हैं तो स्किप करके भी इस सवाल को आगे बढ़ सकते हैं। जब आप एचएसएम पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा कॉम्बो है। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों बता रहे हो, अब जेईई में तो मैकेनिक्स प्लस ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स इन मॉडर्न कहीं भी लगाया जा सकता है ना।
तो इसे मिक्स किए हुए सवाल बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल हम उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब क्या होगा, मैंने कहा ये 6 से उधर ज्यादा कम होगा, 5 4 3 2 1। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात करूं तो क्या हो रहा होगा, ये 6 से ऐसे जा रहा, 6 5 4 3 2 1 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। फिर वापस आएगा 1 2 3 4 5 6 कब, जब ये वापस इस वाली कंडीशन में, यानी ये इधर गया मान लो x1, तो यहाँ 0 हो जाएगी रफ्तार और फिर लौट के यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे रफ्तार क्या होगी, 6 होगी। फिर ये कंप्रेस करेगा x1 और इसकी रफ्तार 0 होगी। सिमिलरली ये भाई साहब जो है यहाँ से मान लो x2 इधर गए, इनका एम्पलीट्यूड है, यहाँ रफ्तार 0 होगी, वापस लौट के आएंगे यहाँ पे 9 से जा रहे होंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगी और ये x2 इधर जाएंगे, है कि नहीं यार। और अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये ऐसे ऐसे तो कर ही रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की रफ्तार है आपके लिए 1 मीटर पर सेकेंड। अब अगर अपन ध्यान से देखें, आपसे बोले कि 2 kg वाले की मैक्सिमम और मिनिमम रफ्तार बताइए, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अब जरा सोच के देख कि 2 kg वाले की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कब ज्यादा होगी, जब ये 2 kg वाला उधर जा रहा होगा। मैंने कहा क्यों, क्योंकि इसमें अपने को ये वाली रफ्तार ऐड करनी है सेंटर ऑफ मास की, तभी क्या मिल जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अबे यार, जैसे इसका नाम है अनीता, इसका नाम है बबीता और ये अपना सेंटर ऑफ मास ये चमेली, ठीक है। तो अपने को क्या पता करना है, मैंने कहा ए का पता करना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज वेलोसिटी ऑफ अनीता माइनस वेलोसिटी ऑफ चमेली। वेलोसिटी ऑफ अनीता क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी हो जाएगी, है कि नहीं यार। अब ए विद रिस्पेक्ट टू सी में वेलोसिटी ऑफ सी ऐड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ सी तो उधर की तरफ 1 है ही, और a विद रिस्पेक्ट टू c जो है वो 9 है, फिर ऐसे कम हो रहा है। तो जब उधर की तरफ मैक्सिमम होगा, उसमें एक और ऐड कर दोगे उधर की तरफ, तो मैक्स तभी उधर आएगा ना यार। अरे यार 9 प्लस 1 करोगे तो उधर आपको मैक्सिमम 10 मिलेगा, 9 प्लस 1 करेंगे तो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा। अगर मुझे a की मैक्स रफ्तार चाहिए होगी तो मैं इधर वाला 9 रिलेटिव प्लस 1 कर दूंगा, 10 आ जाएगा। मिनिमम क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, आप बोलिए साहब ये 9 से ऐसे जा रहा था, एक कंडीशन ऐसी आ रही होगी जब ये 9 से वापस आएगा मेन पोजीशन। मैंने कहा हाँ, तो भैया क्या होगा, मैंने कहा -9 प्लस 1 -8 होगा। लेकिन -8 का मतलब क्या है कि इधर की तरफ जा रहा है 8 से। अरे कि वो होगा अच्छा, पता आप ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, ऐसे वैसे सवाल टफ है। 9 से उधर जा रहा है, थोड़ी देर बाद में ये 8 से उधर जाएगा, फिर 7 से 6 से 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8, ऐसे ही ये यहाँ पे आएगा 0। जब ये इसके रेस्पेक्ट में रुक जाएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे जा रहा होगा, 1 मीटर पर सेकंड से, है कि नहीं यार। अरे यार अच्छा, जब ये वापस यहां से इधर आ रहा होगा तो इसकी रफ्तार बढ़ने लगेगी और बढ़ती बढ़ती मान लो 1 हो गई। इसके रेस्पेक्ट में ये 1 से इधर आ रहा है और ये खुद उधर जा रहा है 1 से, तो क्या एक मूवमेंट ऐसा नहीं आएगा, तब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। हाँ भाई, फिर देख सो, 1 के बाद में इसकी रफ्तार हुई 2 इधर की तरफ, इसने अपना 1 उधर ऐड किया, -1 का मतलब क्या है, इधर की तरफ आ गया। अरे आगे नहीं यार, -8 हो सकता है और ये प्लस का 10 हो गया। आपको क्या बोला, स्पीड पूछा है ना, तो -8 तो कोई स्पीड नहीं है, वो तो 8 उधर की तरफ, तो बीच में कहीं 0 नहीं आया, आया ना भाई, 0 आया ना यार। तो स्पीड की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे अपन, 0 to 10 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि आपके भेजे में ये बातें उतरी होगी। ये ए वाले की मिनिमम स्पीड 0 हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड 10 हो सकती है। अच्छा, आपको कोई बोले कि इधर की तरफ मैक्सिमम क्या हो सकती है, ये मतलब ये लेफ्ट साइड में मैक्सिमम कितनी स्पीड से जा सकता है, तब मैं बोलूंगा कि भैया 8 मीटर पर सेकंड से। कैसे, 8 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जब ये वापस यहां से यहां कहीं आ रहा होगा तब इसकी रफ्तार इधर की तरफ 1 रही होगी, उसमें ये वाला 1 मिला होगा और 0 आया होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा लगा होगा, जब यहां पे बैठे हुए आदमी को लग रहा होगा कि वो मेरी तरफ 1 से आ रहा है, लेकिन वो खुद वो 1 से नहीं आ रहा, ग्राउंड के तुम उधर की तरफ 1 से जा रहे हो। इसका हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ। थोड़ा रिलेटिव का फील आना चाहिए, थोड़ा एडिशन का फील आना चाहिए, तब ये सवाल हो सकता है। उम्मीद है कि तेरे पेजे में ये बात उतरी होगी। सिमिलरली -8 मैंने आपको स्पीड का रेंज पूछा था, तो आंसर क्या होगा, 0 से 10 है। अच्छा भाई साहब, सिमिलरली आप बताइए बी के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड मैक्सिमम तब होगी, मैंने कहा ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन, ये वाला 6 जब होगा
वो इसमें ऐड हो जाए। तो हमको तो लगता है कि जो मैक्सिमम आ सकता है आपका बी के लिए वो हो सकता है यहाँ पे 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू 7। काय को कि भैया ये 6 जब इधर जा रहा होगा इसके रेस्पेक्ट में और वो खुद को ऐड कर देगा, 7 आ जाएगा। मिनिमम क्या आएगा? मिनिमम अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा ये 6 से उधर जा रहा है, अगर आप ये ऐड करें -6 + 1 तो ये -5 आएगा। -5 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उधर जा। अच्छा एक बात सोचिएगा, जब ये 6 से उधर जा रहा है, थोड़े टाइम बाद में 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, जब ये 1 से जा रहा होगा इधर की तरफ और ये जा रहा है 1 से उधर, भैया 0 आया कि नहीं आया? 0। उसके बाद मैंने कहा उसके बाद मान लीजिए कि ये आपका 0.9 हो गया है, तब उसकी रफ्तार नेट इधर की तरफ हो जाएगी। उससे पहले नेट इधर की तरफ थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और फिर आते हुए तो वैसे भी ऐड होने लगेगी तो ज्यादा आएगी। और जब मीन पोजीशन पे आएगा अपनी तो 6 से उधर जा रहा होगा, 6 + 1 आपके लिए आ जाएगा 7 इज मैक्सिमम। मिनिमम क्या होगा? -5 की 0। -5 क्या बता रहा है कि स्पीड जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में है, लेकिन जब -5 आया तो बीच में कहीं 0 भी आया होगा ना यार। माइनस तो ये बता रहा है कि डायरेक्शन उस साइड हो गई है ना। अच्छा भाई साहब, तो 7 जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, 0 जो है मिनिमम स्पीड आ जाएगी, -5 ये बता रहा है कि लेफ्ट की तरफ मैक्सिमम जो रफ्तार हो सकती है वो क्या है? वो 5 हो सकती है, जो ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को दिखाई देगा। तो इसके लिए मैक्स आपके लिए आंसर होगा इसके लिए 7, मिनिमम होगा 0, तो आपका आंसर होगा 0 to 7। ये वो रेंज रहेगी इसके लिए रहेगी 0 से 10, इसके लिए 0 से 7 और इसके लिए 0 से 10। उम्मीद है कि आपके भेजे में ये बातें उतर रही होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल, लेकिन बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। मास्टर आपको पहले ही बोल चुका है कि ऐसा तो करवाने वाला नहीं है कि F = 10 न्यूटन, मास = 2 kg और 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। ओह यस, सारे सवाल हो रहे हैं, मतलब फिर ऐसा वैसे वाले सवाल अपने को नहीं करने, अपन जानते हैं कि उससे कोई अपना फायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और वेराइटी अपन लेते हैं, एक और वेराइटी के सवाल यहाँ पे लेते हैं। तीसरी वेराइटी के स्प्रिंग ब्लॉक के केस में, स्प्रिंग लगी हो, ब्लॉक लगा हो और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन। इसी से मिलता जुलता टाइप का होगा, मजा आएगा आपको। जरा ध्यान से देखिए, मान लो कि मैं थोड़ा सा सवाल अलग कर दूं, मान लो कि मैं थोड़ा सा सवाल अलग कर दूं। मान लो कि मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक लूं, अपने पास जो है यहाँ पे एक ब्लॉक है, मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का, कितने kg का? 2 kg का। और यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक ले रहा हूं जो कि कितने kg का है? 4 kg का है। इस पे इधर की तरफ मान लीजिए फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इधर की तरफ मान लीजिए फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, और यहाँ पे जो है मान लो n की वैल्यू 100 दे देंगे, 100 ही लो क्योंकि 100 में कैलकुलेशन बढ़िया आएगी। आपसे पूछा जाए कि ये एक धरातल पे रखे हुए हैं, कौन से धरातल पे? स्मूथ धरातल पे रखे हुए हैं ना, स्मूथ चकाचक एकदम स्मूथ सरफेस है इस पे रखे हुए हैं। इनिशियली ये कहां थी? मैंने कहा नेचुरल लेंथ में है। 2 kg वाले और 4 kg वाले की इनिशियली कोई रफ्तार नहीं है, रुके हुए हैं। सडनली इस पे इधर की तरफ 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगने लगता है, इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपसे पूछा जाए कि भैया मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या होगा? फाइंड दी मैक्सिमम इलॉन्गेशन, फाइंड दी मैक्सिमम elongation of the spring, find the maximum elongation of the spring। स्प्रिंग का मैक्सिमम पॉसिबल इलॉन्गेशन क्या होगा? फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखें और समझें कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी स्प्रिंग ब्लॉक में, तीसरी वैरायटी इस बार फोर्सेस वगैरह दी। अगर आप ध्यान से देखें और थोड़ा सोचें तो आपको एक सवाल मिलेगा जो हमने किया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। एक सवाल किया था जिसमें M1 था, M1 और ये F1, ये K, ये M2 और ये था F2। आपसे बोला था कि फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। आपने वहां पे रिलेटिव का उपयोग किया था। हम जानते हैं कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन तभी होगा स्प्रिंग में जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ब्लॉक की 0 हो जाए, यानी दोनों ब्लॉक की
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम हो जाए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमने रिलेटिव का यूज किया था, फिर वहां पे इंटीग्रेशन का उपयोग किया था। और अगर आपको याद हो तो हमारे लिए एक्स मैक्स की वैल्यू आई थी, हमारे लिए जो एक्स मैक्स आया था सोल्व करके, मैं आपको बता रहा हूं एक्स मैक्स की वैल्यू, पेन का नहीं चल रहा भाई, एक्स मैक्स की वैल्यू आई थी अगर आपको याद हो तो आई थी 2/k f1 m2 f2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आया था। अच्छा, वहां पे मास्टर ने आपको बोला था कि थोड़ा मेहनत किया है हमें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जाएंगे तो एक और तरीके से इसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, वक्त आ गया है। आइए पहले पुरानी वाली बात से देख लेते हैं। पुराने वाले में अपन क्या मानते थे कि माना कि ये m2 है, ये आपका f2 है, ये आपका m1 है, ये आपका f1 है, x मैक्सिमम क्या आना चाहिए 2/k, k is 100, f1 is 10, m2 is 2। मैं इस डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, कहां पे बताया है मैंने, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में किसका यूज किया है, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज किया है ना। एक्सेलरेशन निकालिए रिलेटिव अबे यार x इलोंगेशन x हो जाए तो इस पे लगेगा f2 माइनस के एक्स, और इसमें ये 10 माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन निकाल दो a1 a2, उससे क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल दो, फिर एक्सेलरेशन को लिख दो v dv बाई dx है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओहो, ये आपका हो गया 10 प्लस आपके पास जो आ रहा है f2 इंटू m1, f2 की वैल्यू क्या है 2 है, m1 की वैल्यू क्या है आपके पास m1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 6 आ गई है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 है, ये आपके पास है 20 प्लस 8, यानी कि ये हो गया है 28 है। तो ये कट गया है आपके लिए 3 और ये कट गया है आपके लिए 14 और ये क्या हो गया है 50 हो गया है। अच्छा ये 7 हो गया है, ये 25 हो गया है। क्या आ रहा है भैया, ये तो 7/75 आ रहा है, 7/75 ठीक किए है ना कैलकुलेशन, पता नहीं, देखते हैं जरा ध्यान से। 2/100 और ये हो गया है 10 इंटू 2 4 इंटू तो 20 प्लस 8 28/6। हाँ ठीक है, तो ठीक है 50 और फिर क्या किया गया 14 और 3, हाँ ठीक है। और फिर 3 से क्या किया गया था हमारा, हाँ 25 इंटू 3 और ये हो गया 7, ठीक है। चलिए ये तो अपना पुराना फॉर्मूले से अपन आंसर ले आए हैं। हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। मैंने कहा अपन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पढ़ा है तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ गए भाई साहब हम लोग, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। ये सेंटर ऑफ मास है, इसके ऊपर बैठ गए भाई साहब। इसके रेस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली इसकी रफ्तार क्या है 0, इसकी रफ्तार क्या है 0, रिलेटिव रफ्तार क्या है, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या है 0। अरे आंखें नहीं यार, है ना। अब सेंटर ऑफ मास रुका होगा नहीं रहेगा, नेट फोर्स आएगा 10 - 2, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा, है ना। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों की स्पीड इनिशियली 0 थी, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि भैया मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा कब। मैंने कहा यार मान लो कि ये वाला आइटम गया है इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ गया x1, क्या हुआ इधर की तरफ गया है x1 और नेचुरल मतलब ये नेचुरल लेंथ के बाद में इसमें इलोंगेशन हो गया मान लो x1 और इसमें और इलोंगेशन हो गया है यहाँ पे x2 है। अब ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, माना कि इसकी रफ्तार v इधर है, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो इसकी रफ्तार भी v इधर होगी क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मतलब अपन जानते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की रफ्तार क्या होगी, दोनों की रफ्तार क्या है आपकी जो है सेम होगी, दोनों की रफ्तार क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो अगर आप ध्यान से देखें तब दोनों की रफ्तार सेम होगी तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उस टाइम पे क्या होगी, मैंने कहा वो हो जाएगी आपके लिए 2 इंटू वी प्लस 4 इंटू वी डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या हुआ v कॉमन आ गया 6/6। ओहो, तो यही आपके सेंटर ऑफ मास की रफ्तार हो जाएगी।
अरे भैया उस टाइम सेंटर ऑफ मास की रफ्तार भी हो जाएगी जब इन दोनों की रफ्तार भी होगी कि नहीं होगी, होना पड़ेगा। अच्छा बोलो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार परिवर्तित क्यों हो रही है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की रफ्तार परिवर्तित होगी क्योंकि 10-2 8 एक नेट फोर्स आ रहा है। नेट फोर्स आ रहा तो फिर सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। हाँ, शुरू में सेंटर ऑफ मास की रफ्तार 0 थी लेकिन बाद में 0 रहने वाली नहीं है। इसका मतलब जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तब इनका रफ्तार और सेंटर ऑफ मास का रफ्तार तीनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। अब आप सोच के देखिएगा, शुरू में ही तीनों 0-0 थे। रिलेटिव रफ्तार सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी रफ्तार क्या आएगी? शुरू में 0-0। अब बताइए फाइनल वाली कंडीशन, इनिशियल वाली ये है इनिशियल वाली, और हम देखना चाहते हैं कि ये है अपना फाइनल वाला। ये क्या है? फाइनल वाला। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रफ्तार की बात करेंगे तो 0 आ जाएगी। अब भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रफ्तार की बात करेंगे तो अब भी 0 आ जाएगी क्योंकि तीनों की सेम आ गई है। ओहो, अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे अगर अपन यूज कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोग ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से यूज करना चाह रहे हैं? मैंने कहा फ्रॉम COM सेंटर ऑफ मास से हम लोग इसको यूज करना चाह रहे हैं। थोड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। बस एकदम पॉजिटिव होकर सोचने का कि अच्छा ये भी मैं कर सकता हूं। मैंने कहा हाँ, अगर तू कर सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम सेंटर ऑफ मास से। अब अपन जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास से ऐसा कर रहे हैं तो फिर सुडो लेना पड़ेगा। अगर सुडो लेना पड़ेगा तो भाई सुडो होगा कि कितना? मैंने कहा 10-2 नेट फोर्स क्या है? 8 है, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है आपके लिए? डिवाइडेड बाई 6। अरे भाई 10 उधर खींचने वाला 2, ये बीच वाला तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। 10-2 यानी 8 डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी आपके लिए इधर की तरफ 10-2 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 8/6 यानी कि 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इस पे एक सूडो कंसीडर करना पड़ेगा। उसकी एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि दो तो लग ही रहा था, एक और प्लस में फोर्स क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4/3 यानी 8/3 क्या हो जाएगा? 8/3 का सूडो इधर लगेगा। ओहो हो, और इस पे क्या होगा? मैंने कहा इसका मास 4 है, 4 इंटू 4/3 हो जाएगा आपके लिए 16/3, इतना सूडो लगेगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका है 2 kg वाला और ये है आपका 4 kg वाला। इस पे इधर की तरफ फोर्स जो लग रहा है सेंटर ऑफ मास वो 2 + 8/3 है। 2 + 8/3 तो भैया 2 + 8/3 हो जाएगा 6 + 8 इज 14/3। इधर की तरफ फोर्स नेट जो है सूडो के साथ इंक्लूड करके क्या आ रहा होगा? 14/3 आ रहा होगा। उधर की तरफ क्या आ रहा है? उधर की तरफ आएगा 10 इधर लग रहा है, 16/3 इधर लग रहा है, तो नेट आपके लिए इधर की तरफ आ जाएगा 10 - 16/3 क्या आ जाएगा? 10 - 16/3। तो ये आपके लिए क्या हो गया है? 30 - 16 कितना हो गया है? 14/3 न्यूटन। सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाले को तो लगेगा ना कि उसकी एक्सेलरेशन 0 है। अब जिसकी एक्सेलरेशन है उसी पे बैठ जाओगे तो फिर वो तो रुका हुआ रखेगा। इसका मतलब वहां से क्या लगना चाहिए? नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। सारी बातें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कर रहे। डर गए क्या? परेशान हो गए? परेशान होने वाले लोगों में से हम नहीं है। अगर हम ही परेशान हो गए तो फिर धैर्य के साथ इस दुनिया में, देश में देखने वाला कौन है? उनार बच्चे हैं, आप स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। अब आप ध्यान से देखें तो ये t = 0 पे हालचाल थी कि सेंटर ऑफ मास को लगा के अपन रुके हुए हैं अपने रेस्पेक्ट में। ये भी रुके हुए हैं, ये भी रुके हुए हैं। फोर्स ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा। और मान लो कि ये x1 इधर गया है, ये यहां से इधर की तरफ x2 गया है। फिर हमने पूछा लाला सेंटर ऑफ मास तुम बताओ यार, जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तुम्हारे लिए इनकी स्पीड क्या होगी? ये बोलेगा बे मेरे रेस्पेक्ट में तो क्या हुआ है? मेरे रेस्पेक्ट में तो दोनों की रिलेटिव मेरे रेस्पेक्ट में दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ गए या जाके रुक गए।
क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो वी सेम आ गया तीनों का, और सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में रिलेटिव ये भी था, ये भी था, तो रिलेटिव रफ्तार क्या हो गई है? 0। इसने बोला भैया अब मैं यूज कर लेता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने वर्क किया है, इसने वर्क किया है, और एक स्प्रिंग फोर्स ने वर्क किया है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अच्छा भाई साहब, कितना वर्क किया है? 14/3 ने, 14/3 ने वर्क किया है, 14/3 इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी उधर की तरफ, यानी कि x1। ये वाले 14/3 ने क्या किया है? मैंने कहा 14/3 इंटू x2। ओहो अब वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो u इनिशियल 0 था, u फाइनल क्या हो जाएगा? u फाइनल आपका, अच्छा इसमें टोटल इलोंगेशन क्या आ गया होगा? x1 प्लस x2 है कि नहीं यार? x1 ये, x2 उधर। तो अगर आप ध्यान से देखिए इसका वर्क डन आ जाएगा आपका माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका जो है माइनस का होगी 0 माइनस समथिंग, अरे प्लस में कर लो ना भाई, u इनिशियल 0 था, 0 माइनस समथिंग, तो ये माइनस और हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर आ गया, इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। यहां से लग रहा होगा फाइनली भी 0 थी, क्या ये हो जाएगा? मैंने कहा हाँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो रहा है 14/3, 14/3 कॉमन आ गया, x1 प्लस x2 इजिकल टू हाफ के की वैल्यू 100, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर में ये कट जाएगा भाई साहब, क्योंकि x1 प्लस x2 0 नहीं हो सकता, मैक्सिमम इलॉन्गेशन की बात खुद तो होगा ही। अच्छा बहुत बढ़िया, तो यहां से x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आएगी? x1 प्लस x2 इज बेसिकली मैक्सिमम x है, काय को लल्ला, क्योंकि ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम x1 इधर गई, ये मैक्सिमम x2 उधर गई। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? यहां से ये वैल्यू आ रही है 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है आपके लिए 7, ये हो गया है आपके लिए 50, ये हो गया है 25, ये वैल्यू आ रही है 7 डिवाइडेड बाई 75 मीटर, 7 डिवाइडेड बाई 75 मीटर। क्या पिछली फॉर्मूले से भी यही आ रही है? मैंने कहा हाँ। क्या यहां से भी यही आ रही है? हाँ। सही पढ़ा रहा है ना मास्टर? मैंने कहा बिल्कुल सही पढ़ा रहा है। लॉजिकली आप सोच के देखिए, अच्छे बच्चे हैं आप सब, सोच के देखिए, आपने आप अपने आप की कैपेबिलिटी से विश्वास करके देखिए, ऐसा नहीं पता नहीं क्या बता रहा है, दिमाग का नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है सवाल, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आपके भेजे में ये बातें उतर गई होगी कि हमने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम लगे, हमने सूडो का भी वर्क मतलब सूडो भी कंसीडर किया, और फिर दोनों को ऐड कर दिया, नेट फोर्स जो है वहां से 0 आना ही चाहिए, तो आ गया। बस फायदे का सौदा ये था कि ये फोर्स और ये फोर्स हमेशा सेम आएगा, सेंटर ऑफ मास पे बैठा हो तो आएगा ही सही ना, तो वो अपने आप x1 प्लस x2 ये कट जाएगा, सॉल्व करके x1 प्लस x2 निकालना आपके लिए कोई भी टफ चीज नहीं रहेगी। आप बोले तो एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको मजा आ जाए, ताकि आपको एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सिमिलर टाइप का एक और सवाल लेते हैं और निकालते हैं ना, सिमिलर टाइप का एक और सवाल लेते हैं और निकालते हैं, आपको मजा। बाकी आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, ना याद हो तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। फार्मूला बाजी में अपन ज्यादा बिलीव नहीं करते, जब जेई एडवांस की बातें अपन करते हैं, जेई मेन तक चलता है भाई साहब, बाकी एडवांस में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सवाल के अंजाम तक पहुंच पाएंगे, है ना। वैसे इसको भी याद करना, फॉर्मूले को याद करना कोई टफ चीज नहीं है। 2 kg, थोड़ा सा इस सवाल को चेंज कर देते हैं। मान लो कि आपसे मैं पूछूं मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो ब्लॉक है मेरे लिए, चल जाए यार, तो 2 kg दे लेते हैं इस वाले ब्लॉक को। मान लो कि ये वाला ब्लॉक है मेरे लिए कितने किलो का? 2 kg का। अच्छा भाई साहब, इसको रख देते हैं धरातल ग्राउंड पे, ग्राउंड है स्मूथ, कनेक्ट कर देते हैं स्प्रिंग से, एक और ब्लॉक से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास है 1 kg, और ये वाला जो फोर्स इस पे लग रहा है ये है 20 न्यूटन, ये वाला जो है वो है आपका 5 न्यूटन, और
के की वैल्यू है हमारे लिए 50 न्यूटन पर मीटर। मान लीजिए हमने ले ली 50 न्यूटन पर मीटर। सिमिलर टाइप का सवाल बन गया। सवाल क्या है, इनिशियली जो स्प्रिंग है आपकी वो नेचुरल लेंथ में है। आपसे पूछा जाए कि भैया मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा स्प्रिंग में, मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा। अब आप डरने वाले नहीं है, फार्मूला नहीं लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे और मजे ले लेंगे, है ना। 20 एंड 5 इसलिए दिया कि 15/3 से एक्सेलरेशन ढंग का आ जाए। तो आप क्या कीजिए कि भैया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। 20 - 5 15, 15/2 + 1 3, 15/3 हो गया आपका एक्सेलरेशन। मतलब 20 - 5 15/3 है गया। 5 मीटर पर सेकेंड सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है। अच्छा, तो सूडो कितना लगेगा, मैंने कहा भैया इस पे लगेगा 10 इधर की तरफ और इस पे भी लगेगा 1 × 5 यानी 5 इधर की तरफ। अरे ये क्या हो गया, 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, मैंने गवाना पड़ेगा। 20 - 5 क्या हो गया है, 15 हो गया है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। हो अब आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी। जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा तब क्या होगा, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो शुरुआत में हालत ये है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इधर की तरफ कितना लग रहा है, 15 लग रहा है। इधर की तरफ क्या लग रहा है, 15 लग रहा है। रफ्तार 0 0 है ना भाई साहब। अच्छा, जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा तब क्या होगा, मैंने कहा भैया ये जो फोर्स है वो तो ऐसे ही लगता रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे x1 इधर की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है इधर की तरफ पहुंच गए हैं x2, आप इधर की तरफ x2 पहुंच गए हैं। ये आपका फोर्स है 15 न्यूटन भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओहो, और इसकी रफ्तार जो है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 होगी क्या, नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 नहीं होगी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी सेंटर ऑफ मास के, लेकिन और दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, रिलेटिव 0 हो जाएगी, यानी तीनों की इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास सबकी सेम हो जाएगी। अब आप क्या कीजिएगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 × x1, मैंने कहा ओहो 15 × x2 माइनस आपके x² = 0 - 0, तो इजिकल टू आपका आ गया हाफ के इज 50, और यहां से आ जाएगा x1 + x2 का होल स्क्वायर, अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 15 कॉमन आ गया है, एक x1 + x2 कट जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा, इंटू आ गया है आपका x1 + x2, तो यहां से x1 + x2 की वैल्यू क्या आ रही है, x1 + x2 दैट इज इक्वल टू 15 / 25, यानी 3/5 मीटर। क्या हो गया है, 3/5 मीटर आपके लिए मैक्सिमम इलोंगेशन। लोग बोलेंगे फार्मूला से मैं कर ले रहे, दोस्तों कोई भी कर लेगा। xmax आपके लिए क्या आएगा, xmax आपके लिए आ जाएगा 2/k, यानी कि 2/50। फोर्स ये ले रहे हो तो मास आप कौन सा लोगे, ये वाला ले लो, प्लस फोर्स ये ले लो 5, मास ये वाला ले लो, डिवाइडेड बाय दोनों मास का सम हो गया 3। तो देख लीजिए, मतलब ये तो 1/25 हो गया है, और ये हो गया आपका 40 + 5 45/3 है। अच्छा ठीक है, तो ये 15 हो गया है, ये 15 हो गया है, और ये 15 में भाग गया 5 का 3 बार, ये 5 बार 3/5 मीटर आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। मैक्सिमम इलोंगेशन है कि नहीं यार। तो आप समझ गए कि भैया ये जो स्प्रिंग ब्लॉक तोड़ दीजिए, काटने पीटने वाले सवाल तो हम ऑलरेडी खूब सारी पीएचडी कहाँ कर चुके हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, और यहाँ पे बहुत अच्छे हमने काम कर लिए भाई साहब। थोड़ा सा एचएसएम पढ़ लेंगे, एचएसएम में और भी बहुत सारे बेहतरीन बातें सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाले चैप्टर में, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में और थोड़ी सी पीएचडी करेंगे। मतलब वैसे आपको काफी एक आज जो ढंग के सवाल मतलब वहां से भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अब आप बोलोगे साहब इसको और टफ, मान लो कि एक और केस ऐसा बना दो, नहीं वो वाला वैसे भी बुकलेट में मिल जाएगा। मान लो कि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, टाइम कितना हुआ है, ऐसा वैसा कर लेते हैं। टाइम ये मान लो कि हमने क्या किया है कि ये है आपका m2, और यहाँ पे मान लो कि ये स्प्रिंग है, ये m1 है, इस पे मान लो फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ फोर्स F2 लग रहा है। मान लो इसकी रफ्तार शुरू में v1 थी, मतलब हमने रफ्तार भी दे दिया और फोर्स भी लगा दिया, और आपको कह दिया, आपसे पूछा कि मैक्सिमम इलोंगेशन बताएं। कर लेंगे क्या, कर लेंगे ना, F1 - F2 डिवाइडेड बाई m1 + m2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। अरे F1 और F2 में कोई तो बड़ा होगा ना यार, मान लो F1 बड़ा, मान लो कि F1
बड़ा है F2 से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसमें सुडो S नेट फोर्स आ जाएगा। अब आपका नेट फोर्स आ गया है, उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आपकी जो इनिशियल रफ्तार है, इनिशियल रफ्तार आपको दी हुई है और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल रफ्तार आप पता कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल रफ्तार पता की जा सकती है कैसे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रफ्तार क्या होगी वो पता की जा सकती है ना। सेंटर ऑफ मास की रफ्तार पता है, v1 v2 पता होगा, तो वो जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब पिछली बार जीरो क्यों होगी, क्योंकि ये भी रोका तो ये भी जीरो आ गया। अब वो जो भी आ जाए और उसके रेस्पेक्ट में क्या है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। हाँ, तो क्या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? मैंने कहा हाँ। तो क्या फिर उस वाले केस में x1 प्लस x2 में क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो 0 माइनस 0 नहीं होगा ना, फाइनल तो 0 होगा, क्योंकि जब ये और ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम हो जाएगी तब आपके पास जो है जब ये और ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम हो जाएगी तब आपको मैक्सिमम एलोंगेशन मिलेगा। यानी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट फ्रेम में जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली 0 हो जाएगी तब आपको मैक्सिमम एलोंगेशन मिलेगा। इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखें, ध्यान से अगर अपन देखें तो इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी फिर यहाँ पे 0 नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा के फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाली तो 0 होगी लेकिन इनिशियल वाली कुछ लगा देना। अब वो x1 प्लस x2 में क्वाड्रेटिक आएगी, उसमें नेगेटिव कभी x1 प्लस x2 हो नहीं सकता, पॉजिटिव आएगा। इस तरह का सवाल भी ये ले, इस तरह का सवाल करवाऊं क्या? नहीं, ये बुकलेट में मिल जाएगा। क्या मतलब सब कुछ करवा दिया। अरे x1 प्लस x2 इसमें कट गए थे ये, और तीसरी एक और टर्म होती प्लस, तो सीधा नहीं काट पाते ना भाई, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करते, पॉजिटिव आना चाहिए। ये आपको कहाँ मिलेगा? मैंने कहा सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में सवाल मिल जाएगा आपको ढंग के सवालों में। इस तरह का सवाल भी आपको सेंटर ऑफ मास की क्वेश्चन बैंक में, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन बैंक में सब्जेक्टिव सवालों में इस तरह का सवाल आपको मिल सकता है, इस तरह का सवाल आपको मिल सकता है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो क्या यहाँ मान लें कि स्प्रिंग ब्लॉक पे अच्छी खासी पीएचडी होगी? मैंने कहा बिल्कुल मान लीजिए। आगे हमको क्या करना है? मैंने कहा अब हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ना है, हमें बातें करनी है इम्पल्स के बारे में। किसके बारे में? इम्पल्स के बारे में। शुरू कर दूं क्या? अभी नहीं, अभी शुरू करूंगा तो बढ़िया से फील नहीं आएगी, तो पहले फील लेना जरूरी है। इम्पल्स वगैरह अच्छी चीजें हैं, इम्पल्स फिर कोलिजन में उसका बहुत उपयोग आएगा। तो अभी हमें इस चैप्टर में बातें करनी है इम्पल्स, देन अपन बातें करेंगे कोलिजन्स की, देन अपन बातें करेंगे इम्पल्स कोलिजन के बाद में अपन बातें करेंगे अपन बातें करने वाले हैं उसके बाद में मतलब वेरिएबल मास की, और उसके साथ ही अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ये खेला खत्म हो जाएगा। बातें करेंगे उसके बाद रोटेशनल मोशन की, है ना। चलिए, तो अभी तक जो पढ़ा है मैं एक बार उसको 5 मिनट में समराइज कर देते हैं। इस सेंटर ऑफ मास पे मतलब जो भी पढ़ा है हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, सबसे पहले हमारी शुरुआत इसलिए क्यों हुई क्योंकि हमें ये पता था कि हमें आगे जाके कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पढ़नी है। तो वो रोटेशनल मोशन काफी टफ होगी, उसको एनालिसिस करना तब आसान होगा जब हम उस मोशन को 2 भागों में डिवाइड कर दें। एक ये कि अपना चीटा को जियोफोन दे के कहाँ बिठा दें, उसको बिठा दें हम लोग सेंटर ऑफ मास पे, उसको देखते रहें और उसको बोल दिया कि तुम बेटा पूरी बॉडी को देखते रहो। फिर हम तुमको देख रहे हैं, तुम बॉडी को देख लेना, हम तुमसे बोल देंगे, हम तुम्हें बता देंगे कि तुमने क्या किया है, हमें पता लग जाएगा, तुम हमें ये बता देना कि तुमने क्या देखा। इन दोनों बातों को जोड़ेंगे तो हम बिंदु किसी भी पॉइंट का कुछ भी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। और वो कैसे कैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी वो तो जब अपन CTR यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स क्लास में, तो वहां तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर हमने बात की कि अच्छा F = ma होता है। मैंने कहा हाँ, तो कौन से पॉइंट की एक्सेलरेशन होती है? सेंटर ऑफ मास की होती है। फिर हमने बात की लीनियर मोमेंटम की, जो कि क्या होता है? P that is equal to mass total into velocity of center of mass होता है, velocity of center of mass होता है। फिर हमें पता लगा भैया अच्छा मतलब सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है? पहले हमारे मन में आया कि भैया कहाँ होता है, फिर हमने पार्टिकल्स के लिए कहाँ होता है पता किया, फिर हमने एक्सटेंडेड सिस्टम होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। आसान भाषा में बात करें तो वो बिंदु होता है जहां पे अपन सारे के सारे मास को उस सिस्टम का अक्यूमुलेटेड यानी कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। खूब सारे टेक्निकलिटीज हमने इसके बारे में बात की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होते, लेकिन हम यूजुअली सवालों में सेंटर ऑफ मास
पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के चलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जी का वेरिएशन अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। फिर उसके बाद हमने बातें की, कुछ बेसिक थ्योरी की कि अगर एफ नेट 0 हो तो क्या रहेगा, क्या उसका पी, ये वो, और उसके बाद बेहतरीन किस्म के सवाल। एक समझदार आदमी को लगेगा थ्योरी तो बहुत कम है यार, सोच के देख कि यार कोई और सब्जेक्ट का कोई और वो टॉपिक होता तो कितनी सारी बातें याद करो, ये करो, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नया नहीं सीखा यार। कुछ फॉर्मूले थे बस, वो आपको वैसे याद हो जाएंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, बाकी वो भी भूल जाए तो डेरिवेशन करना आपको आता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रेशन मिल जाएगा एक्सयूएम यार। इतना ही ध्यान रखना है ना कि भैया एलिमेंट ऐसा लेना है कि उसको इंटीग्रेट करने पे बॉडी बन जाए, है ना। और एक्स जो है वहां पे डीएम वाले मास का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ना। तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आप लॉजिकली चीजों को समझते हैं। फिर देन उसके बाद आगे अपन गए तो प्लांक पे किसी को चढ़ा दिया मैडम को, प्लांक कितना मूव करेगा, यानी पी आई इजिकल टू पी फाइनल के कॉन्सेप्ट पे हमने बातें की। m1 डेल्टा x1 इजिकल टू m2 डेल्टा x2 पे बेस्ड कुछ सवाल किए, खूब सारी इस तरह की वैरायटी के सवाल हमने सॉल्व किए। देन हमने बातें की, एक कार्ड से लोग इधर जंप लगा रहे हैं, उधर जंप लगा रहे हैं, कार्ड पे सारे के रिस्पेक्ट में कुछ बातें की। सिमिलरली सी बातें कहां पे होगी, जब धां से गोलियां चलेगी, यानी कि बुलेट और गन की प्रॉब्लम जो भी रहेगी उसको भी सॉल्व करना अब हमारे लिए कोई टफ चीज नहीं है। फिर हमने कुछ ऐसे सवाल किए जहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो है ही, प्लस उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी इन्वॉल्व करवाएगी। फिर उसमें ढंग के सवाल हमने किए और फिर आगे बढ़ते गए। वैसे ही कड़ी में हम लोग जो है ये स्प्रिंग वाला खेला भी खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ तक के सवाल वाइज देखा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो बुकलेट सॉल्व करने में, बुकलेट सॉल्व करना है नहीं, उसके बहुत बेहतरीन सवाल को टैकल करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और एक बार पुनः आपको बताते हैं कि आप फिजिक्स के अब जो टफेस्ट वाला पार्ट है, लाइक सेंटर ऑफ मास के अच्छे वाले सवाल या फिर रोटेशनल मोशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छे से कर दिया, अगर आप 11वीं के छात्र हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अच्छा ये भी मैं सीख रहा हूं, तो मैं आपको विश्वास दे रहा हूं कि इससे टफ फिर कुछ भी आगे आपको मिलने वाला नहीं है। बाकी आपको हताश, परेशान, निराश किसी चीज के लिए नहीं होना है। हर चीज हमसे सॉल्व हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसी एग्जाम की डिमांड भी नहीं है। टॉप करने वाला बालक भी संपूर्ण मार्क यानी फुल मार्क्स तो नहीं लाता है ना यार। हमें बस अच्छे से पता करना है कि हमें कौन सी चीजें अच्छे से आ रही है, उस पे आने वाले सवाल को तो एटलीस्ट सॉल्व करना है। बट हमारा ये टारगेट लेके नहीं चलो मैं तो वही वाले टॉपिक के सवाल करूंगा, उसके भरोसे नहीं, क्योंकि हम जो है यहाँ पे सिर्फ IIT में जाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छी ब्रांच के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आपके कॉलेज में जैसे IIT बॉम्बे में लोएस्ट मतलब हजारों रैंक वाला भी बालक जाता है और ये यार 1 भी जाता है, दोनों का कॉलेज तो सेम होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं 4 साल पे तो वो सेम तरह के नहीं होते हैं। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा कि हम बहुत अच्छा रैंक के लिए पढ़े, है ना। बाकी स्ट्रेस लेने की कतई जरूरत नहीं है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, पढ़ाई का खूब ख्याल रखिए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है आपके साथ, वो फोन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, बट यस प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि जिंदगी में आगे प्रॉब्लम्स कम आए। 0 कभी नहीं हो सकती, प्रॉब्लम्स तो आएगी ही सही। चलिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।